मानव तंत्र में जितेंद्र गहलोत। पाठ 8 उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन का शाब्दिक अर्थ है किसी भी वस्तु का त्यागना। वहीं तंत्र का शाब्दिक अर्थ अंगों से मिलकर बनी विशेष संरचना है जो शरीर में विशेष कार्यों को संपन्न करती है। तो उत्सर्जन तंत्र का अर्थ है शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की व्यवस्था। कोई भी प्राणी उपापचयी प्रक्रियाओं द्वारा अर्थात पाचन प्रक्रियाओं द्वारा अपशिष्ट पदार्थों जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड आदि का संचय करता है। वह इन संचयी पदार्थों को निष्कासन करने के लिए इन अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन एक अत्यंत ही आवश्यक प्रक्रिया है। यदि इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से त्यागा नहीं जाता है तो ये विशेष रूप से अर्थात नाइट्रोजनीय अपशिष्ट है जो हमारे शरीर में विष अर्थात जहर के समान कार्य करते हैं। वहीं कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन फेफड़ों के माध्यम से संपन्न होता है। वहीं संचित नाइट्रोजनीय अपशिष्ट के उत्सर्जन हेतु एक विशेष तंत्र जिसे उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है कार्य करता है। यह तंत्र वृक्क मुख्य भूमिका निभाते हैं अर्थात मनुष्य में अलग अलग प्रकार के अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट पदार्थों का अपशिष्ट है वह मलद्वार द्वारा अर्थात पाचन तंत्र द्वारा ही उत्सर्जित कर दिया जाता है। वहीं शरीर से पसीना, अश्रु आदि भी अपशिष्ट पदार्थों के रूप में शरीर से त्यागे जाते हैं। तो वहीं अपन ये कह सकते हैं कि शरीर में कई प्रकार के अपशिष्ट पदार्थों को अलग अलग भागों द्वारा उत्सर्जित किया जाता है। तो उनमें प्रोटीन पदार्थ अर्थात नाइट्रोजनी पदार्थों के अपशिष्ट को निकालने की जो व्यवस्था है वो उत्सर्जन तंत्र के नाम से जानी जाती है और जिसमें वृक्क अर्थात किडनी मुख्य भूमिका निभाती है। नाइट्रोजनी अपशिष्ट मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं जिनमें अमोनिया, यूरिया व यूरिक अम्ल 3 भाग उपस्थित होते हैं। अमोनिया उत्सर्जन अमोनियोत्सर्ग प्रक्रिया के द्वारा संपन्न होता है। यह अनेक अस्थि मछलियों, उभयचर अथवा जलीय कीट इस प्रक्रिया द्वारा अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं अर्थात नाइट्रोजनी पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं जिसमें अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है क्योंकि यह जल के घोल के साथ इस अपशिष्ट पदार्थ को अर्थात तरल पदार्थ के रूप में शरीर से उत्सर्जित करते हैं। वहीं यूरिया उत्सर्जन स्तनधारी समुद्र मछलियाँ जैसे मनुष्य भी एक स्तनधारी है, इन जीवों को यूरिया उत्सर्जित कहा जाता है। कोशिकाओं द्वारा उत्सर्जित अमोनिया को यकृत यूरिया में परिवर्तित कर वृक्कों द्वारा निस्संदन कर उत्सर्जित करने का कार्य करता है। वहीं यूरिक अम्ल जैसे पक्षी, सरीसृप, कीटों आदि अमोनिया को यूरिक अम्ल में परिवर्तित करके यूरिक अम्ल का निर्माण करते हैं और इसी यूरिक अम्ल को अत्यंत कम जल के साथ गोलिकाओं अथवा पेस्ट जैसे कि बकरी, यापन, ऊँट आदि छोटे छोटे पेस्ट के रूप में अर्थात गोलिकाओं के रूप में इनको उत्सर्जित करते हैं। ऐसे जीवों को यूरिक अम्ल उत्सर्जी भी कहा जाता है। वहीं मानव उत्सर्जन तंत्र मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र शरीर के तरल अपशिष्ट पदार्थों को एकत्र कर उनका निष्कासन करना है अर्थात मनुष्य में बने अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से निकालने के लिए एक विशेष प्रकार का उत्सर्जन तंत्र कार्य करता है जिसे में 2 किडनी, 1 मूत्राशय, 2 मूत्रवाहिनियाँ व 1 मूत्र मार्ग होता है। वहीं वृक्क ये मानव का मुख्य उत्सर्जन अंग है जिसमें करीब से करीब 75 से 80% तक तरल अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन किया जाता है। साथ ही शरीर से स्रावित समस्त रसों का स्त्रवण भी इसी वृक्क द्वारा संपन्न करता है। इन वृक्क का आकार मनुष्य में यकृत के आकार का ही होता है। यह गहरे भूरे रंग का होता है तथा सेम के दानों की आकृति अर्थात जैसे अपन कह सकते हैं मोठ या छवला इस प्रकार के रंग का गहरे भूरे रंग का होता है। यह उदर गुहा में पीठ की ओर, आमाशय के नीचे की ओर, रीढ़ की हड्डी के बाएं व दाएं ओर स्थित होता है। वृक्क की मध्य सतह पर एक रवांच होती है जो हाइलम कहलाती है अर्थात जिससे ये शरीर में प्रवेश करता है जिसे हाइलम के नाम से जाना जाता है।
मूत्र नलिकाएं, तंत्रिका व रक्तवाहिनियाँ आइलम से होकर ही वृक्क में प्रवेश करती है तथा किडनी में प्रवेश करती है। आइलम के भीतरी भाग में कीम के आकार की वृक्कीय श्रोणी पाई जाती है, जो प्रत्येक वृक्क के दो भाग अर्थात बाहरी वलकुट व भीतरी मध्यांश के रूप में स्थित होते हैं और प्रत्येक वृक्क कई लाखों उत्सर्जन इकाइयों से मिलकर बना होता है, जिन्हें वृक्काणु अर्थात नेफ्रॉन कहा जाता है। बोमन संपुट, वहीं यह नेफ्रॉन के ऊपरी भाग में पाए जाने वाला कप के आकार का थैला होता है, जिसे बोमन संपुट के नाम से जाना जाता है। जैसे कि आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, यह भाग बोमन संपुट होता है, जिसमें रक्त लाने का कार्य अभिवाही धमनियों द्वारा किया जाता है और इसे अशुद्ध रक्त किडनी में प्रवेश करता है और वहीं यहाँ से बाहर निकलने वाली अपवाही धमनी द्वारा इसको शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को त्याग दिया जाता है। वहीं आप ये देख सकते हैं कि उनके द्वारा जब रक्त इसके अंदर प्रवेश करता है तो इस दाएं व बाएं वृक्क में इस रक्त को पूर्ण रूप से अलग अलग भागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें कार्बनिक पदार्थ, ग्लूकोज, जल व अपशिष्ट पदार्थ, इन सभी को पृथक पृथक भागों में विभाजित किया जाता है और पृथक पृथक भागों में विभाजित करने के पश्चात उपयोगी पदार्थ पुनः अपवाही ध्वनियों द्वारा शरीर से त्याग दिए जाते हैं। वहीं अपशिष्ट पदार्थ मूत्रवाहिनी द्वारा धीरे धीरे मूत्राशय में एकत्रित हो जाते हैं और मूत्राशय में एकत्रित होने के बाद एक विशेष मात्रा में एकत्रित होने के पश्चात शरीर में संकेत द्वारा मूत्र मार्ग द्वारा इसे शरीर से निष्कासित अर्थात निकाल दिया जाता है। हाइलम के इस भीतरी भाग में कीम के आकार की जो वृक्क श्रोणियाँ हैं, जिसमें बाहरी व भीतरी मध्यांश भी उपस्थित होता है, तो इनकी ये प्रत्येक छोटी छोटी इकाइयाँ, इन्हें नेफ्रॉन के नाम से जाना जाता है। अर्थात प्रत्येक वृक्क के अंतर्गत ये लाखों की संख्या में जो इकाइयाँ पाई जाती है, जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि छोटे छोटे भागों के रूप में ऐसी लाखों इकाइयाँ इसके अंदर उपस्थित होती है, जिन्हें वृक्काणु अर्थात नेफ्रॉन के नाम से जाना जाता है।